पार्लियामेंट का गर्मा गर्म मुश्तरका इजलास दिन 12 बजे होगा। 56 नुकाती एजेंडा जारी। हुकूमत और अपोजिशन नामने सामने। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात, EVM, समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट देने और कुलभूषण यादव समेत 29 बिल्स मंजूर कराने की कोशिश करेगी। अपोजिशन भी डट कर मुकाबला करेगी। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत में 228 अरकान के साथ मुश्तरका इजलास में जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन के पास 212 अरकान मौजूद। कौमी असम्बली में PTI को काफ लीग, MKM, BAP और शेख रशीद समेत 180 अरकान की हिमायत हासिल। मुत्तहिदा अपोजिशन के पास नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत 161 अरकान हैं। सेनेट में अपोजिशन के अरकान की तादाद 51 जबकि हुकूमती अरकान 48 हैं। वज़ीर-ए-आज़म अहम बिलों की मंजूरी के लिए खुद मुतहर्रिक। हुकूमत के लिए अहम कानून साजी की राहें हमवार। काफली के बाद MKM भी मान गई। MKM पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मशरूत हिमायत का फैसला। पूरी कुव्वत से हुकूमत की सियाह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन भी डट गई। मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तैयार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सरबराही में मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम मुशावरती इजलास। तमाम अपोजिशन अरकान को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। नए हक़ाइक़ की रोशनी में सजा खत्म करने की मरियम नवाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 32,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 270 मुस्बत निकले। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.84% रही। और भारत का आज से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। पाकिस्तान अपनी तरफ से पहले ही राहदारी खोलने का ऐलान कर चुका। दोनों ममालिक ने मार्च 2020 में कोरोना की वजह से राहदारी बंद कर दी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। सेंसस को चैलेंज किया था जो CCI में पास हुआ था और हमारा ख्याल का हमें यकीन है कि सिंध की आबादी उस सेंसस में ठीक तरीके से नहीं गिनी गई। हमारा जो दारुल खिलाफा है कराची, उसकी आबादी सही नहीं गिनी गई। उसके अलावा पूरे सिंध में, और वो बड़े फैक्ट्स के साथ ऑब्जेक्शन की थी और फिर सूबाई काबीना ने इजलास करके वो मैटर स्पीकर के पास रेफर किया था। 29 मई को बड़े फैक्ट्स के साथ ऑब्जेक्शन की थी और फिर सूबाई काबीना ने इजलास करके वो मैटर स्पीकर के पास रेफर किया था। 29 मई को रेफर किया था। जॉइंट पार्लियामेंट सिटिंग्स के अपने कानून कहते हैं, तो उसका जो कानून है उसकी रूल नंबर T है जॉइंट सिटिंग्स का। वो कहते हैं कि जी जैसे ही स्पीकर को ये मिले उसने उसी वक्त मेंबरान को आगाह करना है, मेंबरान को वो कॉपी देनी है और सदर साहब से कहना है कि जी ज्वाइंट सिटिंग बुला लें। लेकिन वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं आती। हाजिरी के लिए अगर आपने कुछ करना है ज्वाइंट सिटिंग है। खैर इस वक्त उन्होंने उस एजेंडा को, मुझे रात को देर से पता चला, वो एजेंडा में भी आइटम में रखा है और उसका 60वां नंबर है, 60 ऑर्डर्स ऑफ द डे आता है। वो पहला आइटम तिलावत कुरान पाक से शुरू होता है, ये 60वें नंबर पे आखिरी। इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि 8 अक्टूबर को स्पीकर साहब ने ये सब मेंबरान को आगाह किया और मैंने कुछ मेंबरान से बात की। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल आगाह नहीं किया गया। शायद गलत बयानी हो, फिर वो स्पीकर साहब ही देख सकते हैं और मेंबरान का प्रिविलेज है, वो मेंबरान ही उस पर बात कर सकते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान उस चीज़ पे। इसके अलावा एक और आइटम हमने गालबन सितंबर के महीने में जो इनकी एनर्जी पॉलिसी थी, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी थी, उस पर इन्होंने सारे मुल्क में जो बिजली की सूरत हाल में, पहले भी इसका शायद आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ, बिजली की सूरत हाल पे
इन्होंने कहा था कि जी हमारे पास वाफर मकदार में बिजली मौजूद है और बिजली बनाने की जरूरत नहीं है, और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी बंद कर दिया, खासतौर पे सिंध में हमारे विंड के प्रोजेक्ट्स को। उसके भी हमने चैलेंज किया था, सूबाई काबीना ने उसको भी रेफर किया और वो है ही नहीं इजलास के एजेंडा में। तो ये नाअहल लोग जो आइन की पासदारी नहीं करते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और मेरा नहीं ख्याल है कि ये इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को आइन के तरीके से चला सकती है। मैंने आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल दिए। ये अगर आइन के तरीके से चला नहीं सकती तो इसके जाने का टाइम आ गया है और इंशाअल्लाह ताला ये जल जाएगी। सर क्या कहेंगे दूसरी कि सिंध में जो है बात जो है सिंध के प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर फंडिंग बार रोक लेता है, दूसरी तरफ से फिर सिंध में अपोजिशन में पीटीआई के रहनुमा अली माला शेख वो क्रिटिसिज्म करती है, सियासत की जा रही है सिंध में या मामलात? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नाअहल ना समझ लोगों का एक मजमा जमा हो गया। अभी ताज़ा एक और भी इशू हुआ है। इन्होंने यूनिलैटरली हमारे कुछ अफसरान, यानी हमारे अफसरान में इसलिए कहूँगा ये फेडरल के अफसरान नहीं है, ये दिया जाता है वो कि फेडरल के अफसरान है, उनकी जो मर्जी है इसके साथ करें। ये फेडरल के अफसरान नहीं है। 1954 का सिविल सर्विसेज का इनकार्डमेंट रूल्स है जो आज तक वैलिड है, वो 2020 में भी उस पर अमेंडमेंट हुई है। उसमें इनको लिखा गया है दीज आर ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन होती है वफाक और सूबे मिलके, और वो कानून जब बना था उस वक्त भी उस वक्त के गवर्नर जनरल और सूबों के गवर्नर्स ने मिलके ये कानून बनाया था। तो ये फेडरेशन के ऑफिसर्स हैं और इसका रूल 15 है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये यूनिलैटरली नहीं किसी को ला सकते, भेज सकते या ले जा सकते। इसलिए ये फेडरेशन के ऑफिसर है, फेडरल ऑफिसर्स नहीं है। ना समझ, ना अकल, कम अकल, ना है, लोगों को ये समझ ही नहीं आती है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज लेकर जा रही हैं हमें नादरा बेगम के मकबरे पे। देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं मुगल शहजादी नादरा बेगम के मकबरे के बाहर मौजूद हूँ, जो कि हज़रत मियाँ मीर के मज़ार के बिल्कुल साथ वाक़या है। आइए चल के जानते हैं इस मकबरे के बारे में। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर आर्कियोलॉजी मकसूद अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं इस सेगमेंट में, और उनसे जानते हैं कि बेगम नादरा थी कौन, उनका मकबरा कब और किसने बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नादरा बेगम दाराशको की बेगम थी और इनका क्योंकि बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पे ये मियाँ मीर साहब के साथ इनका ताल्लुक़ था, तो इस वजह से ये आप जो मज़ार जो इस वक्त बना हुआ है ये मियाँ मीर साहब के अहाते के बिल्कुल साथ ही है। हाँ जी। तो ये मज़ार उनके डेथ के बाद औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में ही बना, जब उसने जो काम इससे पहले दाराशको ने शुरू करवाए थे मियाँ मीर साहब के दरबार पे, वो नामुकम्मल थे। फिर उनको आके औरंगज़ेब आलमगीर ने ही इसको मुकम्मल करवाया, और उसके साथ साथ उसने इस मकबरे को भी इंतहाई एक जो कहले फ़न तमीर का एक खूबसूरत नमूना था उसको भी तमीर करवाया, और इसके इर्द गिर्द तकरीबन 8 एकड़ का एक बहुत बड़ा तालाब जिसके अंदर ये मकबरा खड़ा था वो भी बनवाया। सर, आपने तालाब की बात की, तो ये जो इमारत जिस मकबरे में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये उस तालाब से कितना ऊंची ये इमारत थी? ये तकरीबन इस वक्त जो तालाब से तकरीबन 12 फुट ऊंची थी, और टोटल ऊंचाई इसकी तकरीबन 32 फुट इस मकबरे की। सर, अगर दारा शिकोह की बात की जाए तो उनको अपने भाई औरंगजेब से शिकस्त कैसे हुई और दोनों में लड़ाई की वजह क्या थी? बुनियादी तौर पे आपको पता है जो किंगशिप में हमेशा से बादशाहत में एक नई बादशाह बनना होता है। हाँ, तो जब उसने उस एरिया को फतह कर लिया औरंगजेब आलमगीर ने, तो फिर ये वहाँ से ना फरार हो गए, और उसी मफरूरी के दौरान ही जो नादरा बेगम थी ये भी बड़ी शदीद अलील हो गई, और फिर उसी दौरान उसी गम में इनकी डेथ हो गई, और फिर उसकी डेड बॉडी उनकी वसीयत के मुताबिक उसको यहाँ पे लाके दफन किया गया था। और ये बादशाह की जंग जो है ना, ये सिर्फ
दारशको के साथ ही नहीं रही, इससे पहले भी और उसके बाद भी जो है ना बादशाह की जंग हमेशा से जारी, क्योंकि बादशाह सिर्फ एक बंदा बनता है जब बाकियों को नहीं बनना होता, तो इसलिए फिर इनको वहाँ से मफरूरी अख्तियार करना पड़ी। सर जब हम यहाँ पर आए तो हमने आते हुए एक बारादरी भी देखी, लेकिन वो बहुत खस्ता हालत में मौजूद है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। ये जो एक्चुअली पूरा बाजार है ना, ये एक मैंने बताया ना कि बहुत बड़े तालाब के वस्त में था। बारादरी जो थी ना, ये तकरीबन एक बहुत बड़ा पैसे ही था। जैसे आपने हिरन मनार को देखा है कि उसके सेंटर पे बारादरी है और एक पूरा ब्रिज उसको लिंक करता है। यहाँ पे भी 31 आर्चेस का एक ब्रिज जो था ना, वो इस मकबरे को लिंक करता था। और ये क्योंकि सारा मकबरा ही पानी के दौरान बना था, तो ये इसलिए जो आपको बारादरी का उस तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा सर, महकमा आसार कदीमा को ये मकबरा किस हालत में मिला था और ये मकबरा कितनी इमारतों पर मुश्तमिल था? इसमें जो तालाब था उसको जो है ना मुगलिया अहद के ज़वाल के बाद उसको बड़ी बुरी तरह से तख्तो ताराज किया गया। और ये बहुत सारे तारीखदानों ने लिखा कि इस तालाब की जो ईंटें थी उसको जो है ना मियाँ बीर छौनी में इस्तेमाल किया गया। और ये मकबरा भी इसी तरह से जो है ना एक किस्म का जो मुख्तलिफ अदवार में इसको बड़ा बुरी तरह से तख्तो ताराज किया गया। और इसकी जो सारी डेकोरेशन थी उसको डैमेज किया गया, इसका मार्बल उखाड़ लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ काम 1980 में शुरू हुआ, लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बड़ा मुस्बत कदम उठाया और इसकी तज़य्युन आराइश और तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए उन्होंने तकरीबन 10 मिलियन के फ़ंड दिए। और ये काम हमने पिछले 2 सालों में मुकम्मल किया है। और इसमें आप खूबसूरती ये देखेंगे कि इसमें जो ओरिजिनल इसका काम था उसको हमने उसी तरह से प्रिजर्व किया है। और जो मिसिंग पोर्शंस थे उनको हमने दोबारा बहाल किया है। इसमें हमने जो वही रवायती जो थे ना मटेरियल उन्हीं को इस्तेमाल किया। और ये जितनी भी आप खूबसूरत किस्म की फ्रेस्को पेंटिंग्स देख रहे हैं इसमें, ये सारी की सारी, इसके अलावा ये जो कालबकारी है ना कि आप इसके अगर स्टार पैटर्न को देखें ना तो ये प्लास्टर को मुख्तलिफ डेप्थ में इस्तेमाल किया गया और इसके अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में स्टार्स और हनीकॉम पैटर्न को जो है ना नुमाया किया गया। और ये सारे का सारा काम जो है ना बड़ा ही आपको पता कि टाइम टेकिंग है, बड़ा लेबोरियस काम है, लेकिन हमने इसको इसकी असल हालत में दोबारा बहाल कर दिया। अब आने वाली जो जनरेशन है ना, दे कैन एंजॉय कि जी किस किस्म का फ़न तामीर था और किस किस्म की डेकोरेशन थी। सर इस मकबरे की तामीर में कौन सा मटेरियल और कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है? इसमें मुख्तलिफ जो मटेरियल्स है ना, इसमें जो बेसिक था वो तो लाहौरी ब्रिक्स और उसके साथ जो चूने का प्लास्टर था और गचकारी का काम था।